हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कमल कृष्ण और मैं अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा में उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हूं। अभी साथियों, हाल ही में सहकारी समितियां उत्तराखंड द्वारा एक मुश्त समाधान योजना जिसको वन टाइम सेटलमेंट या OTS भी कहते हैं, वो जारी की गई 28 अगस्त को। इस योजना के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें इस योजना के ऊपर काम करना चाहिए, इससे बैंक को क्या फ़ायदा होता है और हमारी जो क्रेडिट डिलीवरी है, जो हम साख वितरित करते हैं, ऋण देते हैं, उस पर क्या पब्लिक पर प्रभाव पड़ता है और हमारी बैलेंस शीट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, जितने भी हम लोगों ने ऋण बांटे हुए होते हैं, अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक चलते रहे, उसमें मूलधन और ब्याज की वसूली होती रहे, तो वो सीधे सीधे हमारे प्रॉफिट के रूप में आता है। जो हम डिपॉजिट पर इंटरेस्ट की कॉस्ट देते हैं, उसके ऊपर जो मार्जिन होता है, वो हमारे प्रॉफिट में सीधा सीधा जुड़ता है। और अगर हमारे लोन खराब होते हैं तो खराब होने में दो बातें हैं। एक तो हमें वो पैसा आने की उम्मीद, या यूँ कहिए कि वो पैसा डूबने की उम्मीद बढ़ती जाती है। दूसरा, उस पैसे के लोन के अगेंस्ट में हमको कुछ प्रोविज़न यानी कि प्रावधान करने पड़ते हैं, जो कि हमारी वार्षिक लेखाबंदी पर हमारे प्रॉफिट यानी कि लाभ से पूरे माइनस हो जाते हैं। इससे हमारा एक तो प्रॉफिट कम हो गया, दूसरा हमारा NPA लेवल बढ़ता है। और जब हम राज्य सरकार या हमारे RBI या नाबार्ड से कुछ ऐसी मदद लेना चाहते हैं या किसी स्कीम के अंतर्गत हम अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन क्राइटेरियो में हम कभी कभी पीछे रह जाते हैं। और दूसरी बात, ऐसा करने से जब लोन खराब होते हैं तो पब्लिक में भी लोन ना देने की एक परिपाटी चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे आगे आने वाले भविष्य के लोन भी खराब होते जाते हैं। तो इन असोध्य ऋणों को या तो हम अपनी किताबों से हटा दें, या जितना भी संभव हो सके उन ऋणों की हम लोग रिकवरी करा लें। अब ये जो एक मुश्त समाधान योजना है, इसमें कुछ क्राइटेरिया रखते हुए कुछ ऋणियों को कुछ राहत प्रदान की गई है। अगर वो उस राहत के बाद भी हमारा पैसा लौटा देते हैं तो कम से कम हमारा मूलधन वापस आएगा और हमारा ब्याज का बहुत बड़ा हिस्सा भी वापस आ जाएगा। उससे हमने जो असोध्य ऋणों के लिए प्रावधान किए हैं वो भी नहीं करने पड़ेंगे और हमारे बैंक की बैलेंस शीट अच्छी होगी। और उन ऋणों को जो वापसी आएगी, उस पैसे को हम दोबारा से किन्हीं और योग्य लोगों को, ऋणियों को बांट सकते हैं। इस तरह हमारा पैसा भी सर्कुलेशन में आ जाएगा। इस योजना की जो मुख्य बातें हैं, उसमें सबसे पहले ये योजना 31 मार्च 2018 के तारीख में, उस डेट में जो भी ऋण हमारे असोध्य थे यानी कि NPA थे और आज भी वो NPA चल रहे हैं, उन लोन्स के लिए ये स्कीम्स आई है। उन ऋणी खातों को ये मौका दिया गया है कि वो कुछ छूट प्राप्त कर बाकी पैसा अगर हमको दे देते हैं तो हम उनको सेटलमेंट के समाधान के तहत हम उनको एक प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। उससे उनको भी फ़ायदा होगा, वो कहीं किसी और बैंक में लोन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। दूसरी बात, ये स्कीम 28 अगस्त को सर्कुलर जारी हुआ है, लेकिन 30 सितंबर 2021 तक ही इसके अंतर्गत जो योजना में आवेदन आएंगे, उन्हीं आवेदनों को यहाँ से इस योजना के अंदर स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका किसी कारण कारोबार नहीं चल पाया, उनके घर में जो कारोबारी व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई या किसी भी अन्य कारण से, तो उन लोगों के लिए भी एक सुनहरा मौका है। हम यहाँ शाखा प्रबंधक या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जितने भी लोग हैं, उनको क्या प्रयास करना चाहिए, हमें काउंसलिंग करनी चाहिए उन ऋणियों की जो अपना पैसा हमें नहीं दे पाए किसी कारणवश। हमें इस योजना के अंतर्गत उनको लाने की कोशिश करनी चाहिए और बैंक का अधिक से अधिक फ़ायदा इसमें हो पाए। तो चलिए चलते हैं, विस्तृत जो हमारा सर्कुलर आया है, जो आदेश दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार एक एक बातों को समझने की कोशिश करते हैं बैंकिंग भाषा में, जिससे आपको ये सर्कुलर की वो बातें समझ में आ जाए कि किस स्कीम में आप इस जो स्कीम चल रही है उसमें कौन कौन से ऋणियों को आप इसमें प्रस्तावित करेंगे और कौन कौन से ऋणों को प्रस्तावित नहीं करेंगे, कितने अमाउंट तक की उनको ब्याज या मूलधन में छूट होगी, जो भी है उसके बारे में हम इस स्कीम में पढ़ते हैं। और इस स्कीम में कहीं पर भी मूलधन में किसी छूट का प्रावधान वैसे ऐसा नहीं है, ब्याज में छूट का प्रावधान है। तो उसको विस्तृत से हम लोग सर्कुलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या उसमें मुख्य बात है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये जो 28 अगस्त का जो आदेश है वो दिखाई दे रहा है।
इसमें समस्त सचिव और महाप्रबंधक यानी उत्तराखंड राज्य के जितने भी बैंक हैं, जिला सहकारी बैंक, उनके सचिवों को ये आदेश दिया गया है और उसमें प्रबंध निदेशक जो राज्य सहकारी बैंक है उनको भी। तो राज्य सहकारी बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सभी को ये आदेश दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, योजना के जो लिखित उद्देश्य हैं, कौन कौन लोग इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं, वो लोग जैसे किसी से भी अगर हम वसूल नहीं कर पाए हैं किसी कारण भी, और वो हमारे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में समुचित प्रावधान करना पड़ता है उससे छुटकारा पा सकें, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, प्रोविज़न करने पड़ते हैं आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार। हमारे ख़राब खातों पे कुछ प्रोविज़न यानी प्रावधान करना पड़ता है, उससे हमारा प्रॉफिट कम होता है। और इसके साथ साथ जो अगर ऋण वसूली में क्या होता है, हम लोगों के कुछ कर्मचारी लगे हुए होते हैं और उनका हमारा खर्चा होता है, तो उससे क्या होगा, इससे वो खर्चे हमारे कम हो जाएंगे। जो लोग किसी भी परिस्थितिवश ऋण चुकाने में असमर्थ है, उन्हें राहत देते हुए ये अवसर प्रदान करना है। ऐसे ऋणी जिनकी अचल संपत्ति की जमानत स्वरूप रहन में रखी है, मीन्स जिसने अपनी अचल संपत्ति हमें मॉर्गेज में दे रखी है और ऋण समय पर नहीं चुका पाए, तो वहाँ पर अचल संपत्ति पर डिक्री जारी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि हमने कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित करवा लिया कि हम उसकी ज़मीन को या उसके मकान दुकान जो भी है उसको हम बिक्री करके अपना ऋण वसूल लें। तो ऐसे भी जो जिसमें डिक्री भी जारी हो चुकी है, उनको भी इसमें योजना में सम्मिलित करते हुए उन्हें अपनी संपत्ति वापस मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग अगर उनका लोन वो वापस कर देंगे हमारा, तो हम उनकी संपत्ति को मॉर्गेज मुक्त कर देंगे। ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु हो जाती है और अब पता ही नहीं है वो कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, तो ऐसे ऋणियों के संदर्भ में उनके वारिस या गारंटरों से को बैंक का ऋण चुकाने का अवसर, क्योंकि पता है आपको गारंटर भी या उसके परिवार के जन भी उस जो एग्रीमेंट होता है उसकी जद में आते हैं और हमें उनको ये सूचना दे करके किसी भी तरह उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो अपना लोन जमा कर दें। ऐसे ऋण जिसमें सृजित संपत्तियाँ सिक्योरिटी स्वरूप रखी गई हैं और संपत्ति का ह्रास हो गया, मीन्स हमने मान लिया किसी मशीनरी के लिए लोन दिया और मशीन अब जो है वो धीरे धीरे करके उसमें डेप्रिसिएशन या ह्रास हो गया, अब उसकी वैल्यू नहीं रही है, तो वो भी आर्थिक रूप से अब उपयोगी नहीं है। तो ऐसे ऋणों में भी ये वसूली के लिए प्रोविज़न किए गए। योजना का कार्यक्षेत्र हमारे जितने भी जिला सहकारी बैंक हैं और राज्य सरकारी बैंक दोनों में ये काम करेगा। इसकी अंतिम तिथि जो है 30 सितंबर है, उसके बाद इस योजना का प्रभाव क्रियान्वयन नहीं। इस योजना के अंतर्गत कौन लोग पात्र होंगे, उनके लिए पहली बात है कि 31/3/2021 को असोध्य एवं संदिग्ध ऋण, असोध्य का मतलब हो गया कि आपके जिनको हम प्राप्त ना कर पाएँ, संदिग्ध का मतलब हो गया डाउटफुल। इस योजना के अंतर्गत कौन लोग पात्र होंगे, देखिए जो 31/3/2021 हमारा जो अभी वार्षिक लेखाबंदी हुई है उसके अनुसार जो भी ऋण असोध्य और संदिग्ध अवस्था में हैं उन्हीं को हम इस स्कीम में ला सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि 31/3/2018 से जिसमें ओवरड्यू या अवधि पार अभी तक चल रहा है, वो अभी तक उसमें ओवरड्यू चल रहा है, उसकी रिकवरी नहीं हुई है। तो जो अच्छे खाते हैं वो इस स्कीम में बिल्कुल भी अंतर्गत पात्रता नहीं प्राप्त करेंगे। कोई भी लोन जो 1 करोड़ रुपए तक का है, 100 लाख रुपए तक का है, उसी के लिए ये स्कीम लागू, उनसे बड़े लोनों के लिए ये स्कीम लागू नहीं है। अगला बिंदु है ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु हो चुकी है और 31/3/2021 को उनके खातों की स्थिति या तो एनपीए यानी कि गैर निष्पादित आस्तियों या ओवरड्यू यानी कि अवधि पार ऋणों में श्रेणी में वर्गीकृत है। उनके लिए क्या है, इनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। उनको ऋण वितरण की दिनांक से एकमुश्त धनराशि जमा करने के दिनांक तक ब्याज की छूट कर खाता बंद किया, यानी उनको ब्याज की बहुत लंबी छूट मिलेगी। जब से उन्होंने लोन लिया है तब से लेकर के जिस दिन वो बंद करेंगे, क्योंकि 30 सितंबर तक है, अगर वो बंद करेंगे तो उनको ब्याज की पूरी माफ़ी मिल जाएगी। इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति विशेष यानी इंडिविजुअल, जॉइंट फैमिली है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है या संस्थागत ऋणियों में मात्र सहकारी संस्थाओं को शामिल किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे लगभग सभी प्रकार के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ पैसा हमारा किसी फ्रॉड या किसी अन्य दुरुपयोग के मामले में फंस जाता है, जिसमें उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
या मामला पंजीकृत हो गया है या निर्णय हो गया है या विचाराधीन है, तो ऐसे मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे अवधि पार ऋण यानी ओवरड्यू अकाउंट जिसमें किसी न्यायालय से स्थगन यानी न्यायालय से स्टे ले रखा है और कोई राशि जमा नहीं कराई है, तो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनको मिल तो जाएगा, लेकिन उनको न्यायालय से अपना वाद वापस लेना होगा। यानी कि किसी ऋणी ने बैंक के विरुद्ध अगर कोई केस कर रखा है उस अब इस योजना के अंतर्गत जो पात्रता होगी उसमें प्रयास कैसे किए गए। देखो, सामान्य प्रयासों से उस ऋण में कोई भी वसूली संभव नहीं हो पाई है। उसके लिए आपने रिमाइंडर लेटर यानी तकाजा पत्र दे रहा, नोटिस दिए हैं, व्यक्तिगत संपर्क किया है या न्यायालय में भी कोई प्रक्रियाधीन हो, फिर भी पैसा वसूल नहीं हो पाया है। प्रकरण के विचारण हेतु प्रकरण को ग्राह्य करने से पूर्व राहत कमेटी द्वारा सुनिश्चित करना होगा। यानी जो कमेटी बनाई गई है वो सुनिश्चित करेगी कि संबंधित प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है एवं प्रक्रियाधीन है। इसी दौरान ऋणी को समझौते का मौका दिया जाने के बतौर एक मुश्त समझौते का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाना होगा। यदि ऋणी द्वारा इस अवसर पर लाभ नहीं उठाया था तो अधिनियम के अंतर्गत वसूली यानी जो उसके अगेंस्ट जो कानूनी कार्रवाई थी वो चलती रहेगी। और जो ये योजना राहत का निर्धारण है वो 31/3/2000 को ऐसे ऋणियों को इस योजना के अंतर्गत जिसमें एनपीए होने से दिनांक ऋण तक जो एनपीए जब हुआ है वहाँ से जिस दिन वो समझौता कर रहा है वहाँ तक जो भी उसका ब्याज लगा है उस ब्याज का 30% यानी 30% माफ़ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं उन खातों की जिनमें जो है कोलेट्रल सिक्योरिटी अवेलेबल है। अगर कोलेट्रल सिक्योरिटी अवेलेबल है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसकी वैल्यू अब नहीं रह गई उतनी या उसको बेचने के बाद भी पूरी वसूली नहीं हो पा रही है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि कोई भी प्राइमरी या कोलेट्रल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए हमने ऋण दिया हुआ वो भी नहीं है और जो अलग से दी थी वो, उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं निकल रही है। कब? तो उसको 31/3/2021 को बैंक के अभिलेखों में उनका हानि की श्रेणी में, हानि का श्रेणी का मतलब लॉस श्रेणी में अगर उसका वर्गीकरण किया गया है तो लॉस श्रेणी का मतलब तो संभव ही नहीं है। तो ऐसे प्रकरण को भी इसमें ब्याज जो है उसका वसूल किया जाएगा। ऋण प्रकरणों में ऋण खाते में ऋण स्वीकृत की मूल धनराशि के बराबर ब्याज वसूल कर। अब ये कैसे होगा? मान लिया किसी ने 5 लाख रुपए का लोन लिया था, 5 लाख रुपए का लोन लिया था और उसने जो है 9 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास उसमें 3 लाख रुपए बैलेंस दिखा रहा ब्याज वगैरह के साथ। तो आप ये समझिए कि उसने 5 लाख का लोन लिया था, उसके बराबर ब्याज हुआ 5 लाख यानी 10 लाख, तो 9 वो जमा कर चुका है, तो उससे 1 लाख रुपए लेकर के हम उस खाते का निस्तारण इस वसूली प्रकरण में कर। जैसा कि ऊपर ब बिंदु पर बताया गया, इसमें भी यही है कि अगर वो हानि की श्रेणी में वर्गीकृत है तो मूलधन के बराबर ब्याज की धनराशि वसूल हो गई है। अगर पहले से वसूल हो गई है उस कंडीशन में भी इसको इस योजना के तहत लाया जा सकता है। जैसे कि इसी उदाहरण में देखते हैं, अगर उसने 9 की जगह 10 लाख दे चुका है, वो 10 लाख अगर वो दे चुका है और अभी भी 50, 60, 70 हज़ार या 1 लाख 2 लाख बैलेंस है तो उसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन मूल धनराशि के बराबर ब्याज तो वसूल कर लिया, लेकिन उस पर जो होने वाले अन्य खर्चे हैं उनको वसूल करना जरूरी है। जैसे कि बीमा वसूली खर्च जो भी उनके खाते में डेबिट किए गए हैं, नामे किए गए हैं, उनकी वसूली करनी होगी। योजना के अंतर्गत एक मुश्त समाधान संपन्न राशि का भुगतान, इसमें 2 कैटेगरी श्रेणी क और श्रेणी ख बनाई गई है। श्रेणी क में वो खाते आते हैं जो हानि की श्रेणी में वर्गीकृत हैं, यानी उनका वर्गीकरण लॉस एसेट में हो रखा है। और आपको जानकारी होगी कि लॉस एसेट में जाने के लिए 3 साल तो सब स्टैंडर्ड में रहता है और उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में संदिग्ध ऋण यानी डाउटफुल में रहता है और उसके बाद ही वो लॉस में आ पाता है। तो इस तरह से जो अकाउंट लॉस में आ चुके हैं, उनके लिए जो ये स्कीम है वो किस तरह से काम करेगी उसको समझते हैं। आइए, योजना एक मुश्त समाधान योजना, लक्ष्य 31/3 को जो वर्गीकरण है उसका हानि की श्रेणी में है तो, और 30 सितंबर तक उस योजना का लाभ मिल पाएगा। पात्रता कौन है? जिनसे ऋणी की मृत्यु की दशा में जमानतियों
और उनके आश्रितों से वसूली की दशा में, ऋणी की मृत्यु की दशा में जमानतियों व आश्रितों से वसूली की दशा, व ऋणी व जमानतियों की कोई संपत्ति बंधक नहीं होने की दिशा में। यानी ऋणी की तो मृत्यु हो चुकी है, अब उसके आश्रित या जमानतियों से वसूली की जा रही है, या उनके जो जमानती या जो आश्रित हैं या ऋणी हैं उनकी कोई भी संपत्ति बंधक नहीं है। अब इस श्रेणी को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली वो श्रेणी है जिसमें ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज वसूली कर ली गई है। जैसा कि हमने बताया था कि प्रिंसिपल के बराबर आपका इंटरेस्ट जो है वसूल कर लिया गया है, प्रिंसिपल के बराबर आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज वसूल कर लिया, एक केस वो हो गया, तो उससे अब आगे लेने की जरूरत नहीं, उसको समाधान में ख़त्म कर दो। दूसरे में जिसमें ऋण राशि से कम ब्याज की वसूली की, यानी कि जो प्रिंसिपल है और जो अभी तक हमने इंटरेस्ट वसूल किया है वो अभी तक जो है प्रिंसिपल बड़ा है लेकिन इंटरेस्ट अभी छोटा है, उतना वसूल नहीं हुआ, तो उसका जो डिफरेंस है तो अवशेष ब्याज व मूलधन की एक मुश्त वसूली कर खाता बंद कर दिया जाएगा, पूर्व वसूली के ब्याज को हटाते हुए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है कि 5 लाख का लोन है, उसने जो है उस पर इंटरेस्ट 4 लाख का इंटरेस्ट हो गया, तो कितना हुआ, 9 लाख हो गया। अब उसने जो है 5 लाख प्लस 3 लाख दे दिया, यानी 8 लाख दे दिया, तो उसका जो है 1 लाख और लेके उससे वसूली हो जाएगी। यानी मूल उद्देश्य योजना का यह है कि जितना मूलधन दिया है उतना ब्याज वसूल हो जाए। अगली बात, अब ऋणी की मृत्यु हो गई है, तो ऋणी की मृत्यु वाले में उसको जिस दिन से ऋण वितरण किया था उससे जिस तिथि को वो सेटलमेंट करेगा उस तिथि तक के ब्याज की पूर्ण छूट प्रदान कर दी जाएगी और मूलधन वसूल करके उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। एक मुश्त समाधान नीति फॉर्मूला। अब इसमें क्या होगा कि जब आप इस स्कीम को लागू करेंगे तो इस स्कीम को लागू करने के लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, एक रजिस्टर बनाना है जिसमें जितने भी बकायेदार ऋण हैं उनके मूलधन का आकलन पृथक से एक रजिस्टर पर किया जाएगा, ब्याज और मूलधन, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे पता लग पाए कि इसका ब्याज कितना प्राप्त हो चुका है और कितना और देना इसने। उक्त आधार पर यदि बकायेदार ऋणी द्वारा वितरित ऋण राशि के बराबर उससे अधिक ब्याज राशि जमा कर दी गई है तो उससे कुछ भी अब वसूल नहीं किया जाएगा, उसको समाधान के अंतर्गत खाते को बंद कर दिया जाएगा। दूसरा केस ऐसा है जिसमें उसका ब्याज अभी मूलधन के बराबर वसूल नहीं किया गया है, तो उससे जो बचा हुआ है ब्याज मूलधन के बराबरी करने के लिए उतना लेकर के उसके खाते को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे बकायेदार ऋणी जिन्होंने प्राप्त की गई ऋण राशि की सीमा तक अवशेष ब्याज की धनराशि की वसूली की जाएगी तथा देय शेष बकाया धनराशि की छूट ऋणी को प्रदान करते हुए उसका जो है खाता बंद कर दिया जाएगा। अगला है कि जब ऋणी की प्राकृतिक दुर्घटना या आपदा से मृत्यु हो जाए उस कंडीशन में उसकी जो मृत्यु हुई है उसको उसकी ऋण वितरण की तिथि से अब तक का जो भी ब्याज है उसकी छूट प्रदान कर दी जाएगी। तो देखो ये जो हमने अभी नियम बताए ये बनाए हमने जो हानि कैटेगरी में यानी लॉस एसेट में कैटेगराइज हैं। अब दूसरा आता है संदिग्ध ऋण यानी कि डाउटफुल कैटेगरी, और डाउटफुल कैटेगरी के वही लोन होंगे जो 31 मार्च 18 से पहले कभी एनपीए घोषित हो गए हों। अगर वो 31 मार्च 18 से पहले कभी एनपीए घोषित हुए हों तभी वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं, यानी संदिग्ध ऋणों में। इनके लिए सामान्य बातें तो वही हैं, लेकिन जो समझौता की राशि होगी वो कैसे तय होगी उसको जानते हैं। देखिए जो अशोध्य ऋण होंगे उसमें निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए उन ऋणों में कहीं पर भी उसकी वसूली ब्याज की उससे ज़्यादा नहीं हो पाई होगी, क्योंकि अभी वो हानि की कैटेगरी में नहीं है, अभी उनको उतना लंबा समय नहीं हुआ है कि वो इतना ब्याज लग जाए। तो उस कंडीशन में उसको 30% की छूट मिलेगी। कैसे मिलेगी देखिए जानते हैं। संदिग्ध ऋणों के खाते में एक मुश्त वसूली की दशा में ऋणों को एनपीए होने की तिथि में समाधान प्रस्ताव की तिथि तक ब्याज दे में, देखो कहाँ पे, अगर उसकी एनपीए की डेट 31/3/2017 थी मान लीजिए, तो उस तिथि से आज तक का जो भी ब्याज है उस ब्याज पर 30% की छूट मिलेगी। ये कहानी है ऐसे संदिग्ध ऋणों की जो कि 31/3 को संदिग्ध ऋणों की कैटेगरी में है, यानी कि 31 मार्च 2018 से पहले वो कभी एनपीए हो चुका।
और जब छूट प्रदान की जाएगी तो जो उसका मूलधन है और जो बचा हुआ ब्याज हमें वसूल करना है उसको 3 किस्तों में लिया जाएगा। 3 समान किस्तों में मूलधन और अवशेष ब्याज की वसूली कर खाता बंद किया जा सकेगा। और अगर वो जैसे 3 किस्तों में वो एग्री हो गया और फिर वो मना करने लग जाता है या नहीं देता है तो ये जो हमारा समाधान जो समझौता था वो कैंसिल होगा, उसे पूरा ही फिर वापस करना पड़ेगा। और बकायेदार की ऋणी की अगर प्रकृति या दुर्घटना में किसी भी तरह मृत्यु हो जाती है, जैसा कि हमने हानि वाले केस में देखा था, उसमें भी बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल वही केस है। क्या है, केवल हम उससे मूलधन प्राप्त कर लेंगे। जब से उसे ऋण दिया था वहाँ से लेकर आज तक जो भी ब्याज लगा है उसे माफ़ कर देंगे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं हम, मान लिया किसी को 5 लाख रुपए का लोन दिया और उस पर 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट यानी ब्याज लग गया, और आज उसकी जो खाते की स्थिति है, मान लिया 5 लाख रुपए बैलेंस है जिसमें उसने 2 लाख रुपए पहले जमा कर चुका है। तो अब आप देखिए 2 लाख तो वो दे चुका है। हमने कहा कोई भी ब्याज मृतक वाले में नहीं लिया जाएगा, तो यानी कि 5 लाख लेना था। अब 2 लाख वो दे चुका है। मान लिए आपके इस योजना में प्रस्ताव आ जाते हैं तो किस स्तर पर इनका जो है स्वीकृति होगी इन प्रस्तावों की। तो अगर एपेक्स बैंक यानी कि जो हमारा शीर्ष सहकारी बैंक है, अगर उसके कोई प्रस्ताव आते हैं तो उसमें जो समिति के प्राधिकृत अधिकारी हैं, सबसे पहले उप निबंधक यानी डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां उसमें समिति के सदस्य के रूप में होंगे, और प्रबंध समिति अध्यक्ष द्वारा नामित निदेशक होंगे। प्रबंध निदेशक शीर्ष सहकारी बैंक के जो भी प्रबंध निदेशक हैं वो समिति के सदस्य होंगे। महाप्रबंधक जो है शीर्ष सहकारी बैंक के वो उसके समिति के सदस्य होंगे। और शाखा प्रबंधक संबंधित शाखा, जैसे मान लिया किसी एक रुद्रपुर शाखा का है या देहरादून शाखा है तो उसका शाखा प्रबंधक भी इस समिति का सदस्य होगा। और अगर जिला सहकारी बैंक की बात करें तो उसमें जिला सहायक निबंधक जो होते हैं सहकारी समितियों के होंगे वो होंगे, और प्रबंध समिति अध्यक्ष द्वारा नामित निदेशक होंगे। सचिव यानी कि महाप्रबंधक संबंधित बैंक के होंगे। उप महाप्रबंधक पैक्स और विकास वाले वो होंगे, और शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक जिस ब्रांच का यानी जिस शाखा का वो केस है वो होंगे। जिला सहकारी बैंक स्तर पर जो भी ऋणों का हमारा समाधान किया जाएगा उसमें जो संबंधित शाखा है उसके प्रबंधक वो समिति के संयोजक होंगे। और ये जितने भी हमारे समाधान होंगे इसमें जितने भी लोग लिखे हुए हैं वो सभी सदस्य या जो भी अध्यक्ष हैं वो सब उपस्थित होने अनिवार्य हैं। योजना राहत राशि का समायोजन, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो राहत राशि वो कहाँ से आएगी, तो इसके लिए साफ साफ बोला गया है इस संबंध में शीर्ष बैंक राज्य सरकार के से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होगी। यानी कि ये आप अपने जो लाभ होता है अपना वहीं से इसको अपना जो भी एडजस्टमेंट होगा अपने ब्याज खाते से ही करेंगे। यानी ये जो भी नुकसान है आप ही को उठाना पड़ेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इस छोटे नुकसान के चक्कर में एक बड़ा हमारा लोन अमाउंट वापस आ सकता है। अगर कोई ऋण कंसोर्टियम में दिया यानी कि एक से ज़्यादा बैंकों ने मिलकर दिया तो उसमें जो राहत राशि का भार होगा शीर्ष बैंक एवं जिला सहकारी बैंक द्वारा वहन किया जाएगा कि एवं ऐसे खातों में कंसोर्टियम की बैठक में निर्णय के पश्चात ही शीर्ष बैंक स्तर की समिति अधिकृत होगी। यानी कि शीर्ष बैंक जो हमारा राज्य सहकारी बैंक है उनकी समिति जो होगी वही अधिकृत होगी। इसी समिति द्वारा राहत राशि का भार भी बैंकों में विभाजित किया है, वो अपने आप बताएगी कि कैसे होगा। अन्य बिंदुओं पर बात करते हैं। देखो स्कीम अगर ये लागू हुई है तो इसमें उस व्यक्ति का जिसका लोन है जिसका ऋण है उससे एक सहमति पत्र लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो सहमति पत्र नहीं देगा तो योजना उस तरह से कारगर नहीं हो पाएगी। और अगर उसको निर्धारित अवधि में वो पैसा जमा नहीं कराता है तो समाधान रद्द समझाकर ऋणी द्वारा जो भी जमा राशि कराई गई है उसको ऋण खातों में सामान्य वसूली की तरह माना जाएगा और आगे जो है उसको कोई राहत देर नहीं होगी। जो भी आप इसमें राहत दे रहे हैं वो राहत आपके जो है बैड, डाउटफुल और रिजर्व और ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व जो फंड होता है एनपीए के लिए प्रोविज़न किया जाता है, आप उस फंड में से इस राहत राशि का समायोजन करेंगे। यह योजना 30 सितंबर तक लागू होगी। इस योजना के प्रावधान समान रूप से बिना किसी भेदभाव के सीधे दिए गए ऋणों पर लागू, यानी कि कोई ऐसा लोन है जिसमें भेदभाव से ऋण दिया गया था
तो उसमें लागू नहीं है। जो सामान्य रूप से ऋण बांटे गए उनमें लागू होगी। बैंक स्तर पर समझौते हेतु प्रार्थना पत्र योजना की स्वीकृति उपरांत बैंक प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अवधि के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी कि जिसको भी इसका लाभ लेना है वो प्रस्तुत करेगा इसको। इस योजना में जो भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उनको 3 समान किस्तों में वो ब्याज सहित वसूल करना जरूरी है। अगर किसी मामले में उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2004 या किसी न्यायालय में उसकी अपील चल रही है तो उस मामले में सक्षम अधिकारी प्राधिकारी की अनुमति से संबंधित ऋणी व संस्था की सहमति से योजना में शामिल किया जाए। यानी उस अधिकारी को से सहमति लेनी होगी जिसके सामने वो केस चल रहा है, यानी कि वाद चल रहा है। इस योजना अंतर्गत के क्रियान्वित की प्रगति रिपोर्ट अपने प्रबंध समिति के समक्ष रखेंगे। ये योजना जो 31/3/2021 को जो हमारे खाते एनपीए कैटेगरी में हैं उन्हीं के लिए लागू होगी। लेकिन अगर अभी आवेदन पत्र से पहले वो खाता उसका सही हो चुका है और वो फिर आवेदन कर रहा है तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो अच्छे खाते हैं उस पर इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। 31/3 को जो ऋण खाते खराब थे और अभी वसूली से सही हो गए हैं तो उन पर वो लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, वो खाते जिसमें 31/3 को खराब तो हैं लेकिन उसके बाद भी उसमें थोड़ी बहुत वसूली आई है लेकिन फिर भी वो खराब ही हैं, तो खराब ही हैं अगर आज की तारीख में जिस दिन समाधान हो रहा है तो उस तारीख में उसको वो लाभ मिलेगा। योजना के बारे में अगर कोई स्पष्ट या कोई विवाद अस्पष्टता होती है, विवाद होता है तो उसमें निबंधक सहकारी समितियां ही अंतिम निर्णय प्राप्त करेंगी। किसी ऋणी द्वारा अगर देय राशि से अधिक राशि खाते में जमा कर दी है तो उस स्थिति में उसको वो अधिक जो जमा राशि करी उसको लौटाया नहीं जाएगा। यानी कि जो आ चुका है उस पर कोई समाधान नहीं। इस योजना को संबंधित बैंक या संस्था जो भी है अपनी प्रबंध समिति से प्रस्ताव पारित करवाकर अंगीकार करते हुए ही योजना की कार्रवाई को अमल में लाएंगी। योजना के क्रियान्वयन में बैंकों के स्तर पर होने वाली आर्थिक हानि के लिए शीर्ष बैंक और राज्य सरकार कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं कराएगी। तो दोस्तों, ये जो है हमारा जो वन टाइम सेटलमेंट यानी एक मुश्त समाधान योजना का जो पूरा ये वीडियो जो हमने पॉइंट टू पॉइंट कवर करके बनाया, इसके संबंध में अगर आपको अभी भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ, उस मोबाइल नंबर में कॉल करके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किसी अस्पष्टता की स्थिति में निबंधक जो हमारे हैं सहकारी समितियां वही इसमें अंतिम निर्णय प्राप्त करेंगे। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो सही लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में मुफ्त में फ्री में बैंकिंग संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं और जो भी नए सर्कुलर आते हैं उनके मैं वीडियो इस चैनल में डालता रहता हूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।